नमस्कार दोस्तों, विद्यास्थानम आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिस्ट्री राइटिंग के 4 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स माने गए हैं। पहला जो कंपोनेंट है वो है टाइम, दूसरा कंपोनेंट जो है वो है पर्सन, तीसरा है प्लेस और चौथा जो कंपोनेंट है वो है इवेंट। तो देखिए दोस्तों, जो पर्सन जो है उसको हिस्टोरिकल राइटिंग का सेंट्रल पॉइंट माना गया है। जितनी भी हिस्टोरिकल राइटिंग्स हुई हैं वो असल में इसी को सेंटर में रख के हुई हैं। अगर जो हम ह्यूमन हिस्ट्री की बात करें और इस जनरेशन को फर्स्ट जनरेशन मान ले जो अभी प्रेजेंट में है, तो आज से अराउंड 7000 जनरेशन पहले सबसे पहले मॉडर्न ह्यूमंस जो हैं इवॉल्व हुए थे अफ्रीका में। और ये इवेंट जो है अराउंड 1,80,000 साल पहले की है। तो दोस्तों, जो ये 1,80,000 साल पहले जो इवेंट हुई थी, वहाँ से लेकर अब तक जो है जितनी भी सिग्निफिकेंट चेंजेस जो ह्यूमन हिस्ट्री में हुए हैं, तो इन सभी इवेंट्स को एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है और इसी सीक्वेंशियल ऑर्डर को हम टाइमलाइन बोल देते हैं। आज जो है हम इंडियन हिस्ट्री की टाइमलाइन जो है उसको स्टडी करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टाइमलाइन को समझने से पहले आपको सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो हम जो है सबसे पहले उन्हीं बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे कि टाइमलाइन जो कंस्ट्रक्ट करते हैं हम, उसमें कौन कौन सी टर्म जो है इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 2019 में यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन भी पूछ लिया था इसके बारे में। और लास्ट में हम बात करेंगे इंडियन हिस्टोरिकल टाइमलाइन की अंटिल 600 BCE, यानी कि सेकंड अर्बनाइजेशन की शुरुआत तक। तो आइए एक एक कर इन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट है वो है हिस्टोरिकल टर्मिनोलॉजी। जो हिस्टोरिकल टर्मिनोलॉजी है इसमें हम असल में BC AD या फिर BCE और CE इनके बारे में बात करेंगे। फिर ये क्या होता है एंड BP जो है इसका मतलब क्या है, इनके बारे में बात करेंगे। और फिर इसमें हम देखेंगे कि जो इंडियन हिस्ट्री है उसको किस तरह हम अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो टाइमलाइन होती है उसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है वो होता है उसका रेफरेंस पॉइंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 2022 को एज ए रेफरेंस ईयर माने तो आप देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अभी 72 ईयर्स हो जाएंगे। अब जो मैंने ये टर्म यूज़ की है BP, इसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट। कौन सा प्रेजेंट? जो मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया है वो वाला साल। ठीक है। तो जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं उन्होंने जिसको प्रेजेंट माना है वो है 2000 CE। इसको इन्होंने एज ए प्रेजेंट ट्रीट किया है। तो इसके हिसाब से अगर जो हम देखें तो हम देखते हैं कि आज से 4600 साल पहले जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैच्योर फेज था। और एक डेट देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज से 12000 साल पहले जो होलोसीन एज जो थी वो शुरू हुई थी। ठीक है। आप देख रहे होंगे कि ये जो है ना, इन डेट्स के सामने मैंने एक टर्म यूज़ की है। ये असल में क्या है, देखिए कई बार ये ऐसे भी लिखी मिलती है। इसका मतलब होता है लगभग। जब हमें किसी हिस्टोरिकल इवेंट की एग्जैक्ट डेट ना पता हो तब हम उस डेट के सामने इस टर्म का यूज़ करते हैं। अब देखिए, जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है वो हमने यहाँ पर रख रखा है। अगर जो आप इस रेफरेंस पॉइंट को शिफ्ट कर दें तो क्या होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो रेफरेंस ईयर जो है वो जीसस क्राइस्ट का जन्म वर्ष ले ले, तो इससे पहले का जो टाइम जो है टाइमलाइन पे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे BC से, और इसके बाद का जो टाइम है उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम AD से। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, यानी कि इन द ईयर ऑफ लॉर्ड या इन द ईयर ऑफ गॉड। ठीक है। तो अब देखिए, जो ये
BC और AD टर्म है ये असल में किसके रेफरेंस में है? जीसस क्राइस्ट के। तो असल में ये क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड कैलेंडर है। तो कई बार जो हिस्टोरियंस जो हैं वो इन टर्म्स को यूज़ करना अवॉइड करते हैं। तो इनकी जगह पे वो कौन सी टर्म यूज़ करते हैं? वो यूज़ करते हैं BC की जगह पे यूज़ करेंगे वो BCE, और AD की जगह पे यूज़ करते हैं CE। ये BCE और CE और CE। तो CE का मतलब होता है कॉमन एरा, और BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो BC और AD जो टर्म है वो असल में एक रिलीजन स्पेसिफिक कैलेंडर से रिलेटेड टर्म्स हैं, जबकि BCE और CE जो टर्म है ये असल में हिस्टोरियंस एज ए न्यूट्रल टर्म जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा BC-AD का मतलब BCE और CE, और C और BP इनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं पीरियोडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। दोस्तों, जो हिस्टोरियन होते हैं वो कुछ एजम्पशन के बेसिस पे हिस्टोरिकल टाइमलाइन को अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। जो मॉडर्न सेंस में हम देखें तो इंडियन हिस्ट्री की स्टडी जो है कॉलोनियल रूल के समय से ही शुरू हुई थी। तो हमारा जो सबसे पहले जो पीरियोडाइजेशन जो है वो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने ही दिया था। उसका जो बेसिस जो था वो उन्होंने रिलीजन को माना था। तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने रिलीजन के बेसिस पे इंडियन हिस्ट्री को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में डिवाइड कर रखा था। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम पीरियड को डिस्पोटिक रूल का रिप्रेजेंटेटिव माना, जबकि जो ब्रिटिश पीरियड जो है उसको वो एज ए सिविलाइजेशनल फेज मानते थे। अब जो दूसरा क्लासिफिकेशन जो है वो हम राइटिंग सिस्टम पे देख सकते हैं। राइटिंग सिस्टम कब डेवलप हुआ, स्क्रिप्ट कब डेवलप हुई, उसके बेसिस पे इंडियन हिस्ट्री को 3 अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला पीरियड है वो है प्री हिस्ट्री, दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री, और जो तीसरा पीरियड है उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल पीरियड या फिर हिस्ट्री। ठीक है, जो प्री हिस्ट्री जो पीरियड है इसमें हमारे पास कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है, स्क्रिप्ट अनअवेलेबल है। ठीक है, तो इसकी जो स्टडी होगी वो किस बेसिस पे होगी? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बेसिस पे। इसका जो टाइम पीरियड है वो माना गया है अर्लीस्ट से मैच्योर हड़प्पा सिविलाइजेशन शुरू होने तक। जो प्रोटो हिस्ट्री है इसमें हमारे पास स्क्रिप्ट तो अवेलेबल है लेकिन वो अनडेसिफर्ड है, यानी कि उसको अभी पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो ये जो प्रोटो हिस्ट्री है इसमें हम शामिल करते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन से लेके पूरा का पूरा वैदिक एज। ठीक है, सेकेंड अर्बनाइजेशन तक का पीरियड। इसके बाद आता है हमारा हिस्टोरिकल पीरियड। इसमें हमारे पास स्क्रिप्ट अवेलेबल है और ये जो है पढ़ी गई है। तो हमारी जो अर्लीस्ट जो स्क्रिप्ट है वो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट, जो कि डेसिफर्ड की जा सकी है। ठीक है, तो हमने देखा कि रिलीजन के बेस पे और राइटिंग सिस्टम के बेस पे किस तरीके से इंडियन हिस्ट्री को पीरियोडाइज किया गया है। अब हम देख लेते हैं तीसरा पीरियोडाइजेशन। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट पीरियोडाइजेशन है वो 1950s में मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस द्वारा दिया गया।
इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को मोड ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे और जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनके बेसिस पे इंडियन हिस्ट्री को 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एंशिएंट, मेडिवियल और मॉडर्न। जो एंशिएंट पीरियड है वो हमारा अर्लीस्ट टू पोस्ट गुप्ताज या फिर वर्धना डायनेस्टी जो है वहाँ तक का पीरियड, यानी कि अराउंड 647 CE तक माना गया है। जो मेडिवियल जो पीरियड है इसको इन्होंने 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, अर्ली मेडिवियल और मेडिवियल। जो अर्ली मेडिवल पीरियड है वो हमारा 647 से 1206 CE तक माना गया है, जबकि जो मेडिवल पीरियड है वो 1206 से लेके 1757 CE तक का जो पीरियड है वो माना गया है। अब जो मॉडर्न जो है, मॉडर्न पीरियड हमारा माना गया है 1757 से लेके 1950 तक CE। ठीक है, तो इस तरीके से जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया है। अब इनके बारे में जो फर्दर अगर जो हम देखें, अगर जो इसको फर्दर हम सब क्लासिफाई करें तो हम देखते हैं कि जो मेडिवल जो पीरियड है ये वाला, इसको हम 3 अलग अलग पार्ट्स में सब डिवाइड कर सकते हैं। एक जो ये वाला जो पीरियड है ये सल्तनत का पीरियड बोला जाता है। इसके बाद 1526 से लेके 1707 तक जो है मुग़ल पीरियड, और 1707 से लेके 1757 तक का जो टाइम पीरियड है वो असल में रीजनल जो पावर्स हैं उनका पीरियड बोला जाता है। अब देखिए मॉडर्न को है, इसको भी हम इसी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि 1757 से लेके 1813 तक ऑन द बेसिस ऑफ कॉलोनाइजेशनल स्टेजेस। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं मर्चेंटाइल पीरियड। ठीक है, मर्चेंटाइल पीरियड। फिर 1813 से लेके 1858 तक इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज़, और 1858 से 1947 तक का जो फेज़ जो है उसको बोल सकते हैं हम फाइनेंशियल फेज़। इसको हम अलग अलग इन 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो एंशिएंट पीरियड है, एंशिएंट पीरियड को हम डिवाइड कर सकते हैं सेम उसी में ही प्री हिस्ट्री, प्रोटो और हिस्टोरिकल पीरियड। जो हिस्टोरिकल पीरियड जो है उसमें हमारा शामिल हो जाएगा 600 BCE से लेके 647 CE तक का पीरियड। ठीक है, तो उससे पहले के जो ये पीरियड्स हैं, प्रोटो और प्री और प्रोटो हिस्ट्री के जो पीरियड हैं, इनका क्लासिफिकेशन, फर्दर क्लासिफिकेशन हम आगे देखेंगे। अब इस पीरियडाइजेशन के बाद हम कुछ बात ह्यूमन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की कर लेते हैं। दोस्तों, ह्यूमन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री समझाने के पीछे मेरे 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो प्री हिस्ट्री है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी, और जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि यूपीएससी जो है वो
हिस्ट्री के जियोलॉजिकल टाइम स्केल से काफ़ी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। तो अगर आपको ये जो इवेंट्स हैं इनके बारे में ठीक ठाक से पता है तो आप उन क्वेश्चंस को भी इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो सबसे पहली जो मेन इवेंट है वो है यहाँ पर अर्थ की फॉर्मेशन। देखिए, आज से 4600 मिलियंस ईयर एगो अर्थ की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, 1 मिलियन जो है उसमें होते हैं 10 लाख, तो ये हो गए 46,000 लाख साल पहले जो है अर्थ की फॉर्मेशन हुई है। जो दूसरा जो मेन पॉइंट है वो है आपका यहाँ पर 0.5 मिलियन ईयर एगो, यानी कि 5 लाख साल पहले होमो सैपियंस जो है उनका एवोल्यूशन हुआ है। अब इन दो इवेंट्स के बीच में कुछ मेन इवेंट्स हैं जो कि आपको याद रखनी है। सबसे पहली जो इवेंट है वो है यहाँ पर ओशंस की फॉर्मेशन जो है वो 4300 मिलियन ईयर एगो हुई है। अब देखिए, इसके बाद का जो ये पीरियड है यहाँ पर प्रिमिटिव लाइफ का पीरियड बोला जाता है। इसको प्रिमिटिव लाइफ का पीरियड बोला जाता है। और एक बात आपको याद रखनी है कि जो ये लाइफ है, ये पर्टिकुलर ये लाइफ और ये लाइफ जो है ये नॉर्मली आपको मिलेगी ओशन के अंदर ही। तो सबसे पहले ओशन में लाइफ ओरिजिनेट हुई थी और प्रिमिटिव लाइफ थी। ठीक है, जो ये प्रिमिटिव लाइफ थी इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो माना जाता है कि आरएनए था। अभी जो मोस्ट ऑफ द स्पीसीज जो हैं वो डीएनए बेस्ड हैं, लेकिन पहले जो है आरएनए ही इवॉल्व हुआ था सबसे पहले। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। अब दूसरा जो पॉइंट है वो ये याद रखना है कि जो सबसे पहले जो लाइफ जो ओरिजिनेट हुई वो ओशंस में इसलिए हुई थी क्योंकि उस टाइम पर जो लैंड जो था उस पर कंडीशंस ऐसी थी कि वहाँ पर जो है लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती थी। हालांकि ओशंस में भी एक्सट्रीम हीट और प्रेशर जो था, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो प्रिमिटिव लाइफ जो है वो सस्टेन कर पाई। इसके बाद का जो पीरियड है वो है प्रोटेरोजोइक पीरियड। ये जो प्रोटेरोजोइक पीरियड होता है इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक पीरियड। प्रोकैरियोटिक मतलब यूकैरियोटिक सेल्स के इवोल्यूशन से पहले का जो पीरियड जो है वो प्रोटेरोजोइक पीरियड बोला जाता है। इस पीरियड में आपको यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखना है, लगभग 1500 मिलियन ईयर एगो जो है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है वो इवॉल्व हुए थे। और उसके बाद उसके इवोल्यूशन के बाद जो है एनवायरनमेंट में जो है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगी थी। तो अब आप ये बात देखिए कि यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि सेट ऑफ एलिमेंट्स विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो अब यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन जो है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है और यूपीएससी ने 2 ऑप्शंस के अंदर ऑक्सीजन को दे रखा था, तो आप 2 को तो इजीली एलिमिनेट कर देते। और जो तीसरा ऑप्शन जो था उसमें उन्होंने एक इनऑर्गेनिक एलिमेंट दे रखा था, शायद पोटाशियम, तो वो तो इरेलेवेंट था। तो सिंपल सी बात है कि आप जो है इसको इजीली टैकल कर पाते अगर जो आपको ये पता होता कि जो प्रिमिटिव लाइफ जो है जब ओरिजिनेट हुई है उस टाइम पर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, तो इसके बाद का जो ये वाला इयॉन जो बोला जाता है इसको बोलते हैं फिनेरोजोइक। फिनेरोजोइक का मतलब होता है, फिनेरो का मतलब होता है प्लांट और जोइक का मतलब होता है एनिमल। आज से अराउंड 600 मिलियन ईयर एगो से लेके अब तक जो है पूरी अर्थ पे प्लांट्स और एनिमल का डोमिनेशन जो है बढ़ता रहा है। अभी इसी इयॉन को जो है अलग अलग एराज में डिवाइड किया गया है। तो इन एराज में आप ये देखिए कि ये वाला जो फेज़ है, ये वाला जो पीरियड है कार्बोनिफेरस और पर्मियन, ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पर जो हम फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करते हैं, जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं
उनकी फॉर्मेशन असल में यहाँ पर जो पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके दबने से हुई थी, उनके डिकम्पोजिशन से हुई है। ठीक है, तो इसके अलावा जो आपको याद रखना है वो है यहाँ पर अराउंड 56 या 58 के करीब यहाँ से लेके और इतने मिलियन ईयर एगो से लेके अराउंड 40 मिलियन ईयर एगो तक, इस टाइम पीरियड में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था वो यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा था और हिमालय की फॉर्मेशन हो रही थी। तो आपको ये पीरियड भी आपको याद रखना है। तो अभी तक देखिए दोस्तों, अभी तक कोई भी ह्यूमन रिलेटेड कोई भी यहाँ पर कोई भी होमिनिन जो है इवॉल्व नहीं हुआ है। जो नेक्स्ट इवेंट जो हमें याद रखनी है वो है यहाँ पर अराउंड 3.6 मिलियन ईयर एगो, यानी कि आज से 36 लाख साल पहले इवोल्यूशन हुआ था ऑस्ट्रेलोपिथेकस का। ऑस्ट्रेलोपिथेकस असल में ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस होमिनिन्स ही थे जिनसे जो है ह्यूमंस बाद में इवॉल्व हुए हैं। तो इसके बाद 3.6 मिलियन ईयर एगो के बाद जो है प्लेस्टोसिन पीरियड जो है वो शुरू होता है। और हमारे लिए जो ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए जो इम्पोर्टेंट जो एपोज जिसको बोल सकते हैं वो प्लेस्टोसिन और होलोसिन है। तो प्लेस्टोसिन का जो पीरियड रहा है, प्लेस्टोसिन असल में 2.58 मिलियन ईयर एगो से लेके 10,000 साल पहले तक रहा है और 10,000 BCE तक का जो पीरियड है वो प्लेस्टोसिन का माना गया है। अब यहाँ पर जैसे ही ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो हैं इवॉल्व होते हैं, इसके बाद शुरू होती है हमारी स्टोरी ऑफ डाइवर्जेंस के किस तरह से जो ह्यूमन स्पीसीज़ जो हैं जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस से जो है इवॉल्व हुई थी, कैसे वो सभी कंटिनेंट्स पर फैली हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अब स्टोरी ऑफ डाइवर्जेंस की। दोस्तों, जो स्टोरी ऑफ डाइवर्जेंस है वो असल में ऑस्ट्रेलोपिथेकस से किस तरीके से होमोजीनस जो है वो इवॉल्व हुआ है। होमोजीनस की अलग अलग स्पीसीज़ जो हैं बाद में, जैसे कि होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस जो हैं किस तरीके से बाद में इवॉल्व हुए हैं, और उनमें से होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस कैसे उन्होंने अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर कोलोनाइजेशन किया है, उसके बारे में ये स्टोरी है। तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो ये ईस्टर्न अफ्रीकन रीजन है, यहाँ पर 3.2 मिलियन ईयर एगो ऑस्ट्रेलोपिथेकस काफ़ी अबंडेंस में थे। तो इनमें से बाद में जाके होमो हैबिलिस का इवोल्यूशन हुआ है। होमो हैबिलिस को हम टूल मेकर्स भी बोलते हैं। ये अपने हैंड्स को फ्रीली यूज़ कर सकते थे। इनका जो इवोल्यूशनरी पीरियड है वो 2.3 मिलियन ईयर एगो से लेके 1.5 मिलियन ईयर एगो तक का माना जाता है। ये जो होमो हैबिलिस थे ये भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही रहते थे। इसके बाद जो है होमो हैबिलिस जो है इवॉल्व हुए हैं होमो इरेक्टस में। अब देखिए दोस्तों, जो होमो इरेक्टस है इसको बोलते हैं हम अपराइट मैन। ये अपने दोनों पैरों पर चल सकते थे। और जो सबसे पहली स्पीसीज़ जो आउट ऑफ अफ्रीका जो है माइग्रेट हुई है वो होमो इरेक्टस थे। होमो इरेक्टस का जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है 2 मिलियन ईयर एगो से लेके 0.5 मिलियन ईयर एगो तक का। तो जो होमो इरेक्टस जो हैं वो असल में यूरेशियन रीजन में जो है माइग्रेट हुए हैं। इंडिया में भी एक जगह है हथनोरा। तो यहाँ पर हथनोरा में जो है हमें होमो इरेक्टस के एविडेंस मिले हैं। अब देखिए, यहाँ से दो थ्योरीज़ जो हैं होमो सेपियंस के इवोल्यूशन की आती हैं। सबसे पहली थ्योरी तो ये है कि जो होमो इरेक्टस यहाँ अफ्रीकन रीजन में थे, इनमें से अराउंड 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस जो हैं
इवोल्व हुए हैं 3 लाख साल पहले अफ्रीकन रीजन से। कुछ जो जेनेटिस्ट्स जो हैं वो मानते हैं कि जो पहले जो होमो इरेक्टस जो अलग अलग रीजन्स में माइग्रेट हो गए थे, उनमें से बाद में चल के होमो सेपियंस स्पीसीज जो है इवोल्व हुई है। तो इसी केस में देखिए कि इस केस में देखिए कि यहाँ पर जो होमो सेपियंस यहाँ पर जो प्रेजेंट हैं, जो 3 लाख साल पहले के करीब जो है इवोल्व हुए हैं, 3 लाख ईयर एगो जो इवोल्व हुए हैं, ऐसा माना जाता है कि ये जो हैं इसमें से जो ये जो होमो सेपियन है, इसमें से जो अभी जो मॉडर्न टाइम में जो ह्यूमंस हैं उनके एनाटॉमिकली जो सिमिलर जो होमो सेपियंस स्पीसीज है वो अराउंड 1,80,000 साल पहले जो है इवॉल्व हुई है। ये थे होमो सेपियंस। तो ये जो इवॉल्व हुए हैं ये अफ्रीका में इवॉल्व हुए हैं। अब इनके अगर जो हम इनके बारे में बात करें तो सबसे पहली जो चीज़ है वो आपको ये याद रखनी है कि जैसे होमो इरेक्टस जो हैं इन्होंने जाके कॉलोनाइज़ किया था, बाद में जो होमो सेपियंस जो थे वो भी माइग्रेट हुए और इन्होंने अधिकतर जो पॉपुलेशन जो थी जो और जो मतलब होमिनिन जो थे उनकी पॉपुलेशन को इन्होंने वाइप आउट किया और अलग अलग एरियाज़ को कॉलोनाइज़ किया। तो हमारे यहाँ पर आप देखिए कि ये जो पर्टिकुलर रीजन है आपने सुना भी होगा शायद, जावा मैन के नाम से आता है एक, ठीक है। तो ये अराउंड 65,000 साल पहले के फॉसिल्स हैं हमारे पास। अच्छा, तो अब आप और जो ये वाला जो है ये हमारा हथनोरा का जो है ये अराउंड 5 लाख साल पहले का है। तो इसको होमो इरेक्टस का फॉसिल माना गया है। तो अब आप देखिए इस बारे में कि जो होमो सेपियंस स्पीसीज जो इवॉल्व हुई थी यहाँ पर अफ्रीकन रीजन में, ये 1,80,000 साल पहले इवॉल्व हुई थी और इस स्पीसीज़ ने माइग्रेशन किया है दो बार माइग्रेट हुई है ये। एक बार तो 1,30,000 साल पहले से लेके 1,00,000 साल पहले के बीच में, और दूसरी बार ये माइग्रेट हुई है अराउंड 65,000 साल से लेके 50,000 साल के बीच में। 2 बार इसका माइग्रेशन हुआ है। तो जब ये माइग्रेट हुई है तो जितने भी और जो स्पीसीज़ जो थी उस टाइम पर, होमो सेपियंस या फिर आर्काइक होमो सेपियंस या फिर जो भी निएंडरथैल्स या डेनिसोवियन जो आपने नाम सुना भी होगा, 2019 में क्वेश्चन आया था, तो उन सबको इसने हटा दिया है और उनकी जगह जो है सभी रीजन्स को कॉलोनाइज़ किया है। अब हम अगर जो बात करें कि यहाँ पर जो अमेरिकन रीजन में जो पहुँचे हैं होमो सेपियंस, वो पहुँचे हैं अराउंड 15,000 साल पहले। तो लगभग ये पीरियड जो है BCE का पीरियड, 15,000 BCE के करीब का पीरियड जो है माना जाता है कि इस टाइम पर ये जो है अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स पे होमो सेपियंस स्पीसीज जो है आई थी। जो सबसे लास्ट में जो होमो सेपियंस स्पीसीज जो आई हैं वो असल में न्यूजीलैंड वाले एरिया में और जो ये अलग अलग जो आइलैंड एरियाज़ हैं इनमें आई हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अलग अलग रीजन्स को जो है होमो सेपियंस स्पीसीज़ ने कॉलोनाइज़ किया है। अब ये तो हुई स्टोरी ऑफ डाइवर्जेंस के किस तरीके से जो होमो सेपियंस जो हैं वो अलग अलग रीजन्स में जाके बस गए हैं और वहाँ पर जाने के बाद इन्होंने वहाँ जो पहले एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है उसको वाइप आउट कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कन्वर्जेंस के बारे में। यहाँ पर देखिए ये जो है ये असल में बताता है कि जो ये ब्लू डॉट्स जो हैं ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में हैं। फिर जो होमो हैबिलिस है वे ग्रीन डॉट्स हैं होमो हैबिलिस के। तो आप देखिए कि जो इनके फॉसिल्स हैं इन दोनों के वो अफ्रीकन रीजन में ही मिलते हैं। इसके बाद जो होमो इरेक्टस जो है उसके फॉसिल्स हमें कई जगह से मिल रहे हैं। निएंडरथैल वैली से
स्पीकिंग मैन, ठीक है, हथनोरा, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है इनके में, जावा मैन, ओके। तो ये है थोड़ा सा। अब हम बात कर लेते हैं स्टोरी ऑफ कन्वर्जेंस की। तो स्टोरी ऑफ कन्वर्जेंस असल में बात करती है कि किस तरीके से जो होमो सेपियंस जो अलग अलग कॉन्टिनेंट में चले गए थे, कैसे उनके अंदर कल्चरल एक्सचेंज हुआ है, किस तरीके से उनके अंदर ट्रेड और ट्रेड रिलेशंस जो है डेवलप हुए हैं। तो हम देखते हैं कि आज से लगभग 500 साल पहले जब एज ऑफ एक्सप्लोरेशन काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही थी, तो उसके बाद जो है धीरे धीरे पूरा का पूरा जो वर्ल्ड जो है आपस में इंटरकनेक्टेड हो गया वाया ट्रेड रिलेशंस। और पिछले 300 सालों में हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न यूरोप जो है, इसका जो कल्चरल डोमिनेंस जो रहा है पिछले 300 सालों में, इसके कारण काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कन्वर्जेंस हुआ है। और ये कन्वर्जेंस जो है, इसको हम ग्लोबलाइजेशन, आम भाषा इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म ग्लोबलाइजेशन जो है वो यूज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि, देखिए अब ऐसा तो है नहीं कि जो कन्वर्जेंस हो रहा है तो डाइवर्जेंस जो है वो रुक गया है, ऐसा नहीं है। डाइवर्जेंस जो है वो ओवरशैडो हो गया है कन्वर्जेंस की वजह से, लेकिन अभी भी जो है कल्चरल डिफरेंसेस वगैरह जो है आपको काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो ये हो गई हमारी स्टोरी ऑफ कन्वर्जेंस। अब हम बात कर लेते हैं अपनी लास्ट थीम की, टाइमलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री की टाइमलाइन के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्री हिस्ट्री से। देखिए दोस्तों, जो प्री हिस्ट्री है इसको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टूल टेक्नोलॉजी, के किस तरीके के टूल्स जो हैं ह्यूमंस ने यूज़ किए थे। उसके बेसिस पे हम 3 एज क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। तो जो पहला जो फेज जो है वो है लिथिक फेज, लिथिक यानी कि स्टोन। जो दूसरा फेज है वो है आपका कॉपर या ब्रोंज फेज, और जो तीसरा जो है टूल टेक्नोलॉजी में वो है आपका आयरन फेज, ओके, या आयरन एज। अब देखिए जो लिथिक फेज जो है इसको फर्दर हम ऑन द बेसिस ऑफ कि किस तरीके से जो टूल्स जो थे, स्टोन टूल्स इवॉल्व हुए, और साथ में जो ह्यूमन सस्टेनेंस बेसिस जो था वो किस तरीके से चेंज हुआ, उनके बेसिस पे हम लिथिक फेज को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक फेज में। अब आप समझिए इस बात को, जो पैलियोलिथिक जो फेज़ है इसमें आप कोर टेक्नोलॉजी यूज़ करके जो है स्टोन टूल्स बनाते हैं। इसमें नॉर्मली आप हैंड एक्स वगैरह जो हैं उसको देखेंगे। जो मीजोलिथिक फेज़ जो है लिथिक फेज़ का, उसमें आप लिथिक फेज़ देखेंगे। यहाँ पर बहुत ही माइक्रो टूल्स का यूज़ हुआ है। नियोलिथिक फेज़ जो है, नियोलिथिक फेज़ में पॉलिश्ड स्टोन टूल्स का यूज़ हुआ है। और इसके साथ साथ आप सस्टेनेंस बेसिस भी देखिए कि पैलियोलिथिक फेज़ में जो है ह्यूमन जो हैं हंटर एंड गैदरर रहे हैं। मीजोलिथिक में जैसे ही जैसे ही क्लाइमेट चेंज हुआ है, तो जो ह्यूमंस जो थे वो हंटर गैदरर के साथ साथ फिशिंग भी करते थे, और जो अर्ली एनिमल हस्बेंड्री एनिमल डोमेस्टिकेशन के जो एविडेंस मिले हैं वो मीजोलिथिक फेज से मिले हैं। इसके बाद हमारा आता है नियोलिथिक फेज़। जो नियोलिथिक फेज़ है इसमें जो है ह्यूमन
प्लांट और एनिमल का डोमेस्टिकेशन कर चुका था। एग्रीकल्चर जो है इन्होंने शुरू कर लिया था, और जो प्रिमिटिव जो विलेज कम्युनिटीज़ जो हैं वो नियोलिथिक एज से शुरू हो गई थी। तो देखिए, जो हमारा जो पैलियोलिथिक फेज जो है इसको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। लोअर पैलियोलिथिक या फिर अर्ली, मिडल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक में। अब यहाँ पर देखिए आप इनका टाइम पीरियड कि किस तरीके से जो है ये अलग अलग टाइम पीरियड्स जो रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे तो जो ये फेज जो है लोअर या अर्लियर फेज जो है पैलियोलिथिक का, ये रहा है आपका 2 मिलियन ईयर एगो से 1 लाख ईयर एगो तक का। ओके, आप देखिए कि यहाँ पर जितने भी आपको स्टोन टूल्स मिले हैं, आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, वो इस टाइम ब्रैकेट के अंदर मिल जाएंगे आपको। जो मिडल पैलियोलिथिक फेज है वो आपका रहा है 1 लाख से 40,000 ईयर एगो। तो ये टाइम पीरियड माना गया है। अब इनके सामने जो है आप ऐसे सी डॉट लगा देना, क्योंकि ये लगभग है। मिडल जो पैलियोलिथिक फेज है इसमें आपके जो टूल जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। इसके बाद जो है आपका जो है अपर पैलियोलिथिक फेज है। अपर पैलियोलिथिक फेज आपका रहा है 40,000 से लेके 10,000 BCE के करीब का जो समय जो है अराउंड इतना, वो आपका अपर पैलियोलिथिक फेज माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो भीमबेटका आपने सुना होगा, जो भीमबेटका केव पेंटिंग्स जो मिली हैं वो असल में अपर पैलियोलिथिक फेज़ की प्लस मीजोलिथिक फेज़ की, इन दोनों फेजेस की वहाँ पर पेंटिंग्स मिली हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन जो होमो सैपियंस का जो फॉसिल जो है सबसे पहले जो इंडिया में मिला है वो इस टाइम ब्रैकेट में, यानी कि अपर पैलियोलिथिक फेज़ का होमो सैपियंस का फॉसिल मिला है। जो हम हथनोरा में जो बात करते हैं वो असल में लोअर एज जो रही है, लोअर पैलियोलिथिक एज, उसका फॉसिल है। ठीक है, तो ये जो मीजोलिथिक फेज जो है इसका जो टाइम पीरियड है वो वैसे तो ग्लोबल हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में देखें तो मीजोलिथिक पीरियड जो है वो 10,000 से लेके 8,000 BCE तक का रहा है, लेकिन इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो ये अराउंड 10,000 से लेके आपको 4,000 BCE तक का जो है टाइम पीरियड जो है देखने को मिलेगा मीजोलिथिक का। जो नियोलिथिक फेज़ है इसका जो टाइम पीरियड रहा है हमारे यहाँ पे वो अराउंड 7,000 BCE से लेके 1,000 BCE तक का रहा है। ओके, तो ये आप नोट रखें। इसके बाद देखिए कॉपर या ब्रोंज एज। जो ये जो कॉपर एज है इसके साथ साथ अब ऐसा नहीं है कि जो स्टोन टूल्स जो थे वो यूज़ होना बंद हो गए थे। जो इसके साथ जो है एक और चीज़ एसोसिएटेड है जिसको बोलते हैं कैल्कोलिथिक एज, कि यहाँ पर कॉपर प्लस लिथिक टूल्स दोनों ही यूज़ हो रहे हैं। तो ये जो फेज़ है कॉपर या ब्रोंज फेज जो है ये असल में ओवरलैप करता है आपका नियोलिथिक और जो हड़प्पन फेज है वो, और ये आपका साउथ इंडियन और जो नॉर्थ ईस्टर्न अगर जो इंडिया है इसकी बात करें तो ये आपका क्योंकि 1,000 BC के करीब तक का टाइम पीरियड जो है इसके अंदर कवर हो रहा है, तो ये आपका अर्ली आयरन एज को भी कवर करता है जो आपका ये वाला फेज़ है कैल्कोलिथिक फेज़। इसके बाद जो आयरन फेज़ है, आयरन फेज़ जो अर्लीस्ट जो एविडेंस जो हमें मिले हैं आयरन के वो हमें दादूपुर एक लोकेशन है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, वहाँ से मिले हैं।
वैसे जो एक्सटेंसिव यूज़ जो है आयरन का हमारे यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नॉर्दर्न रीजन में नॉर्मली वो आपको मिलेगा 800 से 600 BCE के बीच में। एक्सटेंसिव यूज़ की बात कर रहा हूँ मैं। अगर जो आप एविडेंस की बात करें तो एविडेंस जो है आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस मिला है वो अराउंड 1100 BCE पहले का है। और नॉर्मली जो माना जाता है कि जो आयरन फेज जो है वो कैल्कोलिथिक से आयरन फेज में जो ट्रांजिशन हुआ है वो हुआ है करीब 2000 BCE से लेके 1000 BCE के बीच में। इस बीच में आयरन एज का ट्रांजिशन हुआ है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, अलग अलग रीजन्स में आप देख सकते हैं। ओके, तो ये जो डेट जो है यहाँ पर जो मैंने 1000 डाली है ये असल में नॉर्थ इंडिया के हिसाब से है। वैसे आप देखेंगे कि ये डेट जो है अलग अलग रीजन में वेरी करेगी। तो अब देखिए जो मेन इवेंट्स जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने टेबुलेट कर दी हैं। तो आप देखेंगे कि जो प्री हिस्टोरिक जो पीरियड है वो मैच्योर हड़प्पा सिविलाइजेशन से पहले तक का है। और इसमें जो हम बात करें कि जो लिथिक फेज़ है इसमें पैलियोलिथिक जो एज जो है उसका जो अर्ली फेज़ है उसका टाइम पीरियड है 2 मिलियन ईयर एगो से लेके 2 मिलियन ईयर एगो से लेके 1 लाख BCE तक का 2 मिलियन ईयर एगो से लेके 1 लाख BCE तक का जो टाइम पीरियड है वो अर्ली लोअर पीरियड है। इसमें आपको जो मेन टूल देखने को मिलेगा वो है हैंड एक्स। जो हैंड एक्स टूल जो है वो सबसे पहले हमें पल्लावरम से मिला था। ये जो पल्लावरम जो साइट है ये तमिलनाडु में है। खोजा किसने था इसको? रॉबर्ट एच फुटे ने। ठीक है, जो अदर साइट्स जो हैं जो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए वो हैं डिडवाना, निवासा, बेलन वैली, हुंगसी, गुडियम और अतिरापक्कम। तो जो ये अतिरापक्कम साइट जो तमिलनाडु की है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट है। आपको ये जो साइट्स जो हैं ये तो आपको याद रखनी ही रखनी है 3 साइट्स। ओके, इसके बाद देखिए जो अर्ली जो पैलियोलिथिक एज है इसमें जो मेन इवेंट्स जो हुई हैं वो है अराउंड 5 लाख साल पहले होमो इरेक्टस नर्मेदेंसिस, इसका फॉसिल जो है हमें हथनोरा से मिला है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी जो है आजकल कुछ लोकेशंस और उनके फीचर्स के बारे में क्वेश्चन पूछता है, तो मैंने इनको इसलिए शामिल कर दिया है। दूसरी जो इवेंट है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि आज से 1.95 से लेके 1.50 लाख BC के बीच में जो है एनाटोमिकली मॉडर्न ह्यूमन, जो कि आज का जो ह्यूमन है उस तरीके की एनाटोमी रखता था, वो जो है इवॉल्व हुआ है। अब देखिए जो मिडल जो पैलियोलिथिक फेज़ है, मिडल पैलियोलिथिक फेज़ का जो टाइम पीरियड है वो 1 लाख से 40,000 BCE तक का टाइम पीरियड है। इसमें आप देखेंगे कि जो स्टोन टूल्स जो हैं उनका साइज स्मॉलर हो गया है, लाइटर फ्लैग टूल्स यूज हो रहे हैं यहाँ पर। वहाँ पर कौन से टूल्स यूज हो रहे थे? वहाँ पर आप कोर टेक्निक से जो पेबल्स वगैरह यूज़ कर रहे थे साथ में। ठीक है, यहाँ पर आप कर रहे हैं स्मॉल और लाइटर फ्लैग टूल्स। जो साइट्स हैं, डीडवाना जो है वो कॉमन साइट है, याद रखना। हिरन वैली जो है गुजरात में है और पाटने जो है वो तापी वैली में सिचुएटेड है। जो नेक्स्ट जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टाइम पीरियड है वो है आपका अपर पैलियोलिथिक पीरियड। ये जो पीरियड है ये 40,000 से 10,000 BC तक का टाइम पीरियड है। इसमें जो आपको देखने को मिलेंगे, जो स्टोन टूल्स देखने को मिलेंगे, वो आपको पैरेलल साइड ब्लेड्स एंड ब्यूरिन्स जो ये देखने को मिलेंगे।
और इसके साथ साथ आपको पाटने और भीमबेटका से ओस्ट्रिच के जो एग शेल होते हैं उन पर आपको इनग्रेविंग्स मिलेंगी, कुछ डिजाइन्स जो है वो उकेरे गए हैं। तो ये साइट्स जो है आपको ध्यान रखनी है। भीमबेटका और पाटने इन दोनों से मिले हैं ये। कुरनूल केव्स जो हैं वो आंध्र प्रदेश में हैं। यहाँ पर आपको एनिमल बोन्स के टूल देखने को मिलेंगे। ये इन साइट्स के फीचर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। और कुछ पेंटिंग्स भीमबेटका के अंदर कुछ पेंटिंग्स जो है वो भी आपको देखने को मिलेंगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि भीमबेटका के अंदर सिर्फ जो मीज़ोलिथिक पेंटिंग्स ही हैं। यहाँ पर आपको अपर पैलियोलिथिक एज की पेंटिंग्स भी देखने को मिलती हैं। कुछ और साइट्स जैसे कि सोन वैली, बागोर, और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये याद रखना है आपको कि होमो सेपियंस के जो एविडेंस, जो सबसे पहले जो फॉसिल्स मिले हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो जो हैं इस अपर पैलियोलिथिक एज के हैं। ओके। और एक बात और याद रखना आप कि यहाँ तक का टाइम पीरियड देखिए, जो प्लीस्टोसिन जो टाइम पीरियड रहा है वो 2.58 मिलियन ईयर एगो से लेकर 10,000 BCE तक का टाइम पीरियड रहा है। तो आप देखेंगे कि जितना भी पैलियोलिथिक पीरियड है वो सारा का सारा जो है प्लीस्टोसिन एज में कवर हो जाता है। इसके बाद का जो टाइम पीरियड है मीज़ोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड, ये असल में होलोसिन एज का टाइम पीरियड है। अब इसके कुछ स्पेशल जो इवेंट्स या फीचर्स हम देख लेते हैं। जो मीज़ोलिथिक जो टाइम पीरियड है वो 9000 से 4000 BCE के बीच माना गया है। इसमें आपको जो सबसे स्पेशल फीचर देखने को मिलता है वो है माइक्रोलिथ्स। और इसके अलावा आपको यहाँ से अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन मिलेंगे। कहाँ से? बागोर साइट है एक, और एक है आदमगढ़ यूपी में। तो ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट साइट की इन साइट्स के फीचर्स। ओके। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि मीज़ोलिथिक, क्योंकि आइस एज जो है वो ख़त्म हो चुकी थी और उसके बाद जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वेट, वार्म और हैवी रेनफॉल जो है काफ़ी ज़्यादा हुआ था। उसकी वजह से जो है प्लांट्स और एनिमल डाइवर्सिटी बढ़ गई थी। और इसके अलावा एक और बात ये जो है, जो मैंने पहले भी बताया कि एक्सटेंसिव पेंटिंग्स जो है आपको भीमबेटका में इसमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट अदर साइट्स हैं वो है सराय नाहर राय, लोतेश्वर, लांगनाज, और जो इसका सबसिस्टेंस जो था, ह्यूमन सबसिस्टेंस उस टाइम पर हंटर गैदरर और फिशिंग थी। ओके। जो नियोलिथिक एज जो है, नियोलिथिक एज असल में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमें 3 फेजेस में देखने को मिलती है। पहला जो फेज है वो आपको देखने को मिलेगा 7000 BC से 300 BC। जो ये पर्टिकुलर फेज है ये आपको नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में देखने को मिलता है। मेहरगढ़ इसका बेस्ट एग्जांपल है। बिराना जो है हरियाणा में ये साइट है। कोलडीवा, यहाँ से जो है कोलडीवा जो है ये असल में विंध्याचल के नियर जो है रीजन है। तो यहाँ से आपको राइस कल्टीवेशन के एविडेंस मिले हैं। ठीक है। तो राइस कल्टीवेशन के अगर जो एविडेंसेस की बात करें तो ये आपको कोलडीवा में और मागारा में, ये 2 जगह हैं, इनका नाम आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए जो सेकंड फेज है नियोलिथिक का वो 3000 BCE से लेके 2000 BCE तक रहा है। ये जो है इसमें आप देखेंगे ये जो साइट्स हैं बुरजहोम और गुफकराल, ये जम्मू कश्मीर में साइट्स हैं। यूपीएससी ने अब क्वेश्चन भी पूछा था पिछले साल कि बुरजहोम जो है, इसमें ये पूछा गया था कि बुरजहोम जो साइट है यहाँ पर किस तरीके की डिवेलिंग्स हैं। वहाँ पर उन्होंने केव्स वगैरह लिख रखा था, रॉक शेल्टर्स और केव के बारे में था शायद। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है बुरजहोम में पिट ड्वेलिंग साइट्स हैं। ओके। पिट ड्वेलिंग साइट्स जो हैं बुरजहोम में मिलती हैं। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट साइट जो है आपको देखने को मिलेगी वो है चिरांद, ये बिहार में है। जो तीसरा फेज़ है नियोलिथिक फेज़ वो 2000 BC से लेकर 1000 BCE तक का पीरियड है। इसमें आपको, इस फेज़ में आपको
अलग अलग जो है मतलब साइट्स, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो साइट्स हैं वो, प्लस जो अलग अलग कैल्कोलिथिक और नियोलिथिक साइट्स जो हैं वो सभी मिक्सअप हो जाएंगी यहाँ पर आके। ठीक है, तो इसको नियो कैल्कोलिथिक साइट्स बोल सकते हैं, जैसे कि ज्ञानेश्वर, बागोर, दाउजली, हेडिंग, ये गारो हिल्स में सिचुएटेड है। तो आप देखिए कि ये जो ज्ञानेश्वर साइट जो है इसका भी यूपीएससी ने पिछली बार पूछ रखा था कि क्या यहाँ पर कॉपर आर्टिफैक्ट्स हैं, तो यस यहाँ पर मिले थे कॉपर आर्टिफैक्ट्स। जो बुर्ज होम था ये वाला ऑप्शन जो था वो रॉन्ग हो गया था, क्योंकि यहाँ पर जो है रॉक शेल्टर्स या फिर केव्स नहीं मिली थी, यहाँ पर पिट ड्वेलिंग साइट्स थी। अब देखिए इसके बाद कुछ और जो इम्पोर्टेंट अगर जो साइट्स हम देखें तो इसका नाम याद रखिएगा, पिकली हॉल। ठीक है, और एक साइट और थी उतनूर। ये साइट्स आपको ध्यान रखनी है। अगर जो हम नियोलिथिक साइट्स की बात करें साउथ इंडिया में, तो इनकी डेट जो है अराउंड 2900 से लेके 1000 तक बीसी के बीच में जो है ये सभी साइट्स जो हैं यहाँ पर एग्जिस्टेंस में थी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कैल्कोलिथिक फेज़ की। जो कैल्कोलिथिक फेज़ है वो असल में ओवरलैप कर रहा था नियोलिथिक, हड़प्पा, आयरन एज कल्चर्स के साथ। इसका जो मेन फीचर है जो आपको याद रखना है वो है ये, यहाँ पर पोट्री का टाइप कैसा है वो ध्यान रखना है, और किस तरीके के वेयर्स जो हैं ब्लैक एंड रेड वेयर्स जो हैं यहाँ पर मिलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ कैल्कोलिथिक फेज़ में जो इम्पोर्टेंट जो साइट्स जो हैं उनके नाम आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि जैसे पिछली बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ऐसा हो सकता है कि अब की बार भी लोकेशन बेस्ड जो है क्वेश्चन आ जाए। तो आप याद रखिएगा कि जो ये साइट है गणेश्वर जोधपुर कल्चर, अहर बनास कल्चर, ये दोनों के दोनों राजस्थान में हैं। जो आपका कैथा कल्चर जो है वो अराउंड 1700 बीसी से लेके 1200 बीसीई तक का पीरियड है। इसकी जो लार्जेस्ट साइट है, मतलब इसको जो है हम मालवा कल्चर भी बोलते हैं, ये मध्य प्रदेश में है। इसकी जो लार्जेस्ट साइट है कायथा कल्चर की वो है नदतौली। ओके, एक है जोरवे कल्चर। जोरवे कल्चर की का जो टाइम पीरियड है वो है 1400 बीसी से लेके 700 बीसीई तक का। ये जो जोरवे कल्चर है वो महाराष्ट्र में है, और जो इसकी लार्जेस्ट साइट है वो है दामियाबाद, ये महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, ये भी आप ध्यान रखिए। इसके बाद जो है एक नेक्स्ट फेज जो हम देखते हैं मोस्टली साउथ इंडिया में देखते हैं, लेकिन ऐसा है कि बाद में जो है ये साइट्स जो हैं ऑल ओवर द इंडिया जो है मिली हैं। मेगालिथिक कल्चर। मेगालिथिक क्या है? मेगा का मतलब होता है बहुत बड़ा, और लिथिक मतलब स्टोन। तो ये स्टोन कल्चर थे, पहले जो हैं ये साउथ इंडिया में डिस्कवर हुए थे, लेकिन बाद में इनकी साइट्स जो हैं और जगह भी मिली हैं। ये जो मेगालिथिक कल्चर जो है ये असल में एक ट्रांजिशनरी फेज था बिटवीन द कॉपर एज एंड आयरन एज। इनका जो टाइम पीरियड है साउथ इंडिया में वो 1000 बीसी से लेके 100 सीई तक का टाइम पीरियड जो है साउथ इंडिया में है। इसमें जो है इसका जो सबसे कॉमन फीचर जो है वो एक्सटेंडेड बरियल। एक दो टर्म्स जो हैं वो याद रखना है आपको, जैसे कि ये वाली टर्म मेनहिर। तो अलग अलग तरीके के मेगालिथ्स यानी कि जो स्टोन बरियल स्टोन्स हैं उनके नाम जो हैं, एक दो नाम जो हैं याद रखने, उनमें से ही एक नाम ये है मेनहर। ओके, इसके बाद इसकी जो मेगालिथिक साइट्स जो हैं इसकी कुछ मेन साइट्स हैं, जैसे कि ब्रह्मगिरी, मास्की, पिकली हल। पिकली हल आपको याद होगा कि ये एक नियोलिथिक साइट भी है। फिर आदिचनलूर, उरैयूर तमिलनाडु में है। ओके, और हाँ, जम्मू कश्मीर में आपको देखना है कि बुर्ज होम और गुफकराल जो साइट्स जो हैं ये हैं, और काकोरिया और जंग महल ये उत्तर प्रदेश में साइट्स हैं। ये सभी मेगालिथिक साइट्स हैं।
इसके बाद हम देखते हैं आयरन फेज़। जो आयरन फेज़ जो है हमारा वो 2000 BCE के बाद शुरू हो जाता है। इसमें हम देखते हैं कि जो सबसे पहला जो आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस मिलता है हमें वो 1100 BCE का है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो एक्सटेंसिव यूज़ हुआ है आयरन का वो अराउंड 800 BCE से शुरू हो जाता है। इस आयरन एज के साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट जो वेयर जो है एसोसिएटेड वो है पेंटेड ग्रे वेयर। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो आयरन एज की साइट्स हैं वो मोस्टली आपको सेंट्रल और गंगा रीजन में मिलेंगी। तो जैसे कि हस्तिनापुर, आलमगीरपुर और अतरंजी खेड़ा। तो इसमें आपको ये अतरंजी खेड़ा जो है ये साइट भी आपको याद रखनी है, आयरन एज साइट है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं आगे। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा प्रोटो हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों, जो प्रोटो हिस्ट्री पीरियड है उसमें हम शामिल करते हैं मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेके सेकेंड अर्बनाइजेशन का पीरियड। अब देखिए इसमें जो मेन इवेंट हुई हैं वो क्या है। सबसे पहली इवेंट जो है वो ये है कि जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन जो है वो इसी फेज़ में हुआ है। जो दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है कि वैदिक एज को इसमें शामिल किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो वैदिक एज है ना, इसका जो लिटरेचर है वो श्रुति लिटरेचर बोला जाता है। जो स्मृति लिटरेचर जो है वो बाद में लिखा गया है, लेकिन सबसे पहले जो है जो वेदास जो थे उनको ओरली ट्रांसमिट किया गया था। यहाँ पर आपको कोई स्क्रिप्ट देखने को नहीं मिलती। लेकिन वैदिक एज के बारे में हमें जो है स्मृति लिटरेचर में और जो बाद में जो मतलब 600 BCE के बाद जो लिटरेचर जो है जो लिखा गया है, जो स्क्रिप्ट अवेलेबल है, उसमें हमें इनकी जानकारी मिलती है। तो यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो जिस भी कल्चर की हमें अगर जो लिटरेरी सोर्सेज में एविडेंस मिलते हैं तो उसको हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में शामिल कर लेते हैं। तो अब हम इसकी कुछ इम्पोर्टेंट जो है इवेंट्स देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन और जो वैदिक एज जो है इसको डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि हड़प्पा का जो मैच्योर फेज जो था वो अराउंड 2600 BC से लेकर 1900 BC तक रहा है। इसके बाद जो लेट फेज जो है वो 1900 से लेकर 1300 BC तक रहा है। एक जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो यहाँ पर है कि अराउंड 1700 BC में जो यमुना और सतलुज जो थी वो सरस्वती नदी से अलग हो गई थी ड्यू टू टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो ये वाला फेज़ है 1500 से लेकर 1000 BC का फेज, इसको अर्ली वैदिक पीरियड बोलते हैं, ऋग्वैदिक पीरियड। इस समय में जो है ऋग्वेद जो है वो कंपोज किया गया था। और इसके अलावा यहाँ पर जो वैदिक पीपल्स जो हैं उनका इंडियन सब कॉन्टिनेंट में माइग्रेशन हुआ था। जो कुरु किंगडम है आपकी, उसकी फॉर्मेशन की डेट ये है। और इसके अलावा आपको ये डेट ध्यान रखनी है कि 1000 BC से लेके 600 BCE तक का जो पीरियड है इसको हम पोस्ट वैदिक पीरियड बोलते हैं। जो बाकी के 3 जो वेदास जो हैं वो प्लस उनके ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद जो थे उनको उनकी कंपोजिशन जो है वो इस पीरियड में हुई है। इसके बाद आप देखेंगे कि एक डेट दे रखी है कि अराउंड 900 BC के आसपास जो है महाभारत की जो लड़ाई जो है हुई थी। वो अकॉर्डिंग टू बी लाल एक हिस्टोरियन रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग ये है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो ये वाला जो पीरियड है ना,
600 BC से लेकर 300 BC का पीरियड, इसको हम सेकंड अर्बनाइजेशन का फेज़ बोलते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको। महाजनपद काल बोला जाता है और इसका जो मेन फीचर है वो है आपका नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये जो जितनी भी साइट्स रही हैं सेकंड अर्बनाइजेशन की, वहाँ पर आपको ये वेयर जो है अवेलेबल होंगे, ये वहाँ पर मिलेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ जो है ये प्रोटो हिस्टोरिक फेज़ की जो टाइमलाइन है ये भी ख़त्म होती है। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि हिस्टोरिकल टाइमलाइन को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं। इसके बाद हमने स्टडी किया कि ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ है और अर्थ के जो जियोलॉजिकल स्केल हैं उस पर कौन कौन सी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुई हैं जो कि हमें यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से याद रखनी चाहिए। इसके बाद हमने इंडियन हिस्ट्री की टाइमलाइन देखी है, प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री की। दोस्तों देखिए, इतना बताने का सिर्फ मेन जो मकसद है वो यही है कि जिस तरह से यूपीएससी के क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको इंटीग्रेट कर दिया जाता है, इंटरडिसिप्लिनरी बना दिया जाता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट नॉलेज जो है पता हो, ताकि आप क्वेश्चन को ठीक से समझ के और एक लॉजिकल डिसीजन ले सकें, और हो सके तो अगर जो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना पड़े तो आप इन पॉइंट्स को यूज़ कर पाएँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक नई हिस्टोरिकल टाइमलाइन के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।